गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एसपी के अंदर हमने 12 चैप्टर घूम के आए थे, उसमें से 11 चैप्टर हो गए थे। लास्ट चैप्टर अपना बाकी था, वो था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अच्छा, अभी जिसको 11 चैप्टर आ गया उसको 12 चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री में आता। तो क्यों? बिकॉज 12 चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ 11 चैप्टर। बट इन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं अगर, तो 12 चैप्टर को मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू 11 चैप्टर से। यानी आपको स्टडी आपको 11 चैप्टर की 12 चैप्टर की ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू 11 चैप्टर से। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं आपका बच्चा लोग, एक मिनट, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं आपका, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 12th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 11 चैप्टर से। ओके, क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं एक मिनट रिजॉल्व करता हूं आपका, एंड देन फिर मुझे कुछ नीचे आवाज आ रही है, कुछ यस, हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। तो हमने 11 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है हमने देखा। आज हम बात कर रहे हैं 12 चैप्टर की, लेकिन फिर से मुझे 11वां चैप्टर आपको लेना पड़ेगा। पूछो क्यों? इसकी 12वें चैप्टर की कहानी 11वें चैप्टर में है, इसलिए। अब देखिए, सुनो, ध्यान दो। मैंने आपको बताया कि हर एक कमोडिटी का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है मार्केट का, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। लेकिन फाइनेंस के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। जिस प्लेस के अंदर बायर और सेलर मिल गए फंड का, किसका? लेने वाला और देने वाला, लेंडर और बोरोवर बोलते हैं क्या उसको, और लेंडर और बोरोवर मिल गए, और वो बोरोवर अगर अलग अलग पीरियड के लिए फंड्स लैंड और बोरो करते हैं, क्या करते हैं? फंड्स, यानी फंड्स देते हैं और लेते हैं, लेने वाला और देने वाला मिल गया, तो उसको बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं। पहला देखा हमने मनी मार्केट, तुमको मैम ने यही पढ़ाया होगा इकोनॉमिक में भी। दूसरा आता है मनी मार्केट। पहला मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। सॉरी, होता है यार, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मैं आपको सुन लीजिए, व्हाट इज मनी मार्केट? जब भी कोई लेंडर और बोरोवर कोई भी प्लेस के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, यानी 1 साल के अंदर के लिए, तो उस प्लेस को अपन बोलेंगे मनी मार्केट। और जब अगर यही फंड्स 1 साल के ऊपर के लिए होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, बराबर कि नहीं? तो उसी प्रकार कंपनी क्या है? कंपनी बीइंग अ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर कि नहीं? अब कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? हमने फर्स्ट डे पढ़ा था आपको, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस को चलाने के लिए ये बात तो फिक्स है कि लगता है पैसा, क्या लगता है? तो कंपनी को पैसा लगता। तो कंपनी जब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग पीरियड के लिए जब वो कैपिटल रेज करती है, क्या करती है? कैपिटल, चाहे वो ओन हो चाहे बोरोड हो, तो उसके लिए जो मार्केट बनाया गया है वही मार्केट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल। और उसमें से कैपिटल मार्केट का एक मार्केट जो है वो आता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। यानी आपका जो 12वां चैप्टर है वो एक मार्केट है खुद में, और वो उसका नेचर क्या है? कैपिटल मार्केट। पूछो क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, जिन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज यानी क्या? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको एक नाम दिया है सिक्योरिटी। क्या नाम दिया है? तो वो सिक्योरिटीज से कंपनी के पास जो कैपिटल आता है वो लॉन्ग टर्म आता है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं आता है। और कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन क्या है? जिस मार्केट के अंदर, जिस भी प्लेस के अंदर लेंडर और बोरोवर लॉन्ग पीरियड के लिए मिल जाते हैं। इसके लिए लॉन्ग पीरियड यानी मोर देन 1 ईयर, आपको पीरियड लिखा के दिया है मैम ने, तो उसको, उस मार्केट को अपन बोलते हैं कैपिटल मार्केट। और ऐसा एक मार्केट है इंडिया के अंदर जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, और शेयर्स कंपनी के पास परमानेंट लायबिलिटी होती है। वो जो क्यों? याद करो,
कंपनी जब शेयर के अंदर कोई पर्सन थर्ड पर्सन इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी का मालक कहलाता है। और मालक कौन से कैपिटल में इन्वेस्ट करता है? ओन कैपिटल में। और ओन कैपिटल की लाइफ जो होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, मोर देन। इसलिए याद करो, कंपनी का पैसा एक बार जो पैसा आ गया वो कंपनी के पास शेयर द्वारा, तो वो एक बार लॉक होता है। क्या होता है? वो अब डबल कंपनी उसको कब वापस देगी? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो इसलिए, और स्टॉक की जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, स्टॉक और शेयर में फर्क क्या है बताओ? शेयर में भी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप, लेकिन स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर। अरे जब एक शेयर की सारी इंस्टॉलमेंट जमा हो जाती है कंपनी के पास तो वो बन जाता है शेयर स्टॉक। क्या बनता है? और जब तक शेयर स्टॉक नहीं बनता है तब तक आप इस सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो कैपिटल मार्केट दो है मुख्य तौर पे। पहला आता है प्राइमरी मार्केट। क्या हो गया मेरे पास? ठीक है, होता है प्राइमरी मार्केट। और दूसरा आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम दूसरा बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? व्हेन द कंपनी इशू न्यूली शेयर्स, फ्रेश शेयर्स to general public or to someone that market is known as primary market। क्या बोलेंगे हम? और प्राइमरी मार्केट का आपको अकाउंटिंग में टॉपिक है, इसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। याद करो, वो इशू ऑफ शेयर में आपने शेयर एप्लीकेशन मनी लिया, अलॉटमेंट मनी लिया, फर्स्ट कॉल मनी लिया, फाइनल कॉल मनी जो लिया आपने, सारी इंस्टॉलमेंट इशू ऑफ शेयर की याद करो, आपने मैंने करवाया आपको। तो उसमें आपने नोटिस किया कि वो शेयर्स, फ्रेश शेयर्स निकाले गए थे, ऐसे शेयर्स जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं थे। तो जब कंपनी अपने शेयर बेचने को निकालती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलोगे आप? और जब शेयर होल्डर शेयर खरीद लेता है, अब अटकने वाले काम नहीं होने चाहिए ना, बराबर है कि नहीं? पूछो क्यों? क्योंकि एक बार शेयर अटक गया। देखो, अगर आज लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करते बताओ? क्योंकि प्रॉपर्टी फ्रीली ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। अरे भाई, प्रॉपर्टी आपने खरीदी तो आप किसी को बेच सकते हो ना। जिस दिन गवर्नमेंट बोल दिया नहीं, खरीदने के बाद बेच सकते नहीं हो, उस दिन प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर कम हो जाएंगे अपने आप। क्यों पूछो? अरे अपने लिए तो अपने को एक ही जमीन चाहिए ना रहने के लिए, सही कि नहीं? बाकी जमीन जो खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे, भाई खरीदेंगे हाई प्राइस में उसको बेचेंगे, बराबर की नहीं? भाव बढ़ गया तो। वैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है। एक इन्वेस्टर, शेयर होल्डर शेयर क्यों खरीदता है? ताकि उसको सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल हो। जब तक सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं होगा तब तक के प्राइमरी मार्केट का कोई स्कोप भी नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा क्या? पूछो क्यों? क्योंकि व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? सुन लीजिए, सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इट मीन्स जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीदता है तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर बेचेंगे कंपनी, उस मार्केट को बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। क्या बोलेंगे? लेकिन अब शेयर होल्डर शेयर खरीद लेगा, अब उसको बेचना है तो कंपनी को वो शेयर अपने वापस नहीं दे सकता कि ये लो पैसे वापस दो। नहीं, कंपनी बोल दिया तुम मालक हो। कौन हो तुम? और तुम मालक हो तो तुम बीच रास्ते अपनी दुकान को छोड़ सकते नहीं हो। तो फिर अब शेयर होल्डर कहाँ जाए? तो शेयर होल्डर के लिए एक सेकेंडरी मार्केट बना गया है जहाँ पे सेकेंड हैंड शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। यानी क्या? एग्जाम्पल, अभी मैं एक कंपनी डायरेक्टर हूँ, मैं इससे 100 शेयर लक्ष्य ने खरीदे। अब लक्ष्य कौन बन गया? हमारा मालक। अब कंपनी ने जब 100 शेयर लक्ष्य को बेचे तो वो मार्केट कौन सा? प्राइमरी मार्केट। इसको न्यू इशू शेयर मार्केट भी बोलते हैं। लेकिन अब लक्ष्य को अपने शेयर बेचना है तो अब लक्ष्य के वो शेयर सेकेंड हैंड हो गए ना, क्या हो गए? तो वो जब किसी को भी थर्ड पार्टी को बेचेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो भी बोलोगे आप, कहीं पे भी, तो वही प्लेस बन जाएगी सेकेंडरी मार्केट। क्या बनेगी? इस एग्जाम्पल, लक्ष्य ने अभी सपोज मोहित को बेचे शेयर। किसको बेचे? अब लक्ष्य ने जब मोहित को बेचे शेयर मार्केट भाव से, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो शेयर बेचे गए, किसको? लक्ष्य से मोहित को, तो उस प्लेटफॉर्म को अपन बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। और ऐसा मार्केट इंडिया के अंदर एक ही है, वो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार के हैं, ये सब आपको चैप्टर 12 में सीखने को मिलेगा। इसलिए चैप्टर 12 का कनेक्शन किससे है? 11 से है।
आते हैं चैप्टर 12 में, मुद्दे की बात करते हैं भाई। देखो अब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं बच्चा लोग, अच्छा ठीक है। अब मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैपिटल मार्केट का एक टाइप है। या आपको इकोनॉमी में पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया गया था? ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक क्लियर? हाँ, आज के बाद अगर कोई पूछे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का नेचर क्या है तो आप उसको बोलोगे सेकेंडरी मार्केट एंड इट्स ए कैपिटल मार्केट। क्या है वो? अब सर कैपिटल मार्केट क्यों है? कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो या प्राइमरी मार्केट हो, दोनों में शेयर बच जाते हैं और शेयर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? पूछो क्यों? कंपनी के पास एक बार शेयर होल्डर से शेयर द्वारा पैसा आता है शेयर बेचने के बाद, तो कंपनी उसको बहुत सालों बाद रिडीम करती है। कब करती है? जब दुकान बंद होगी। अब वो कब होगी पता नहीं, तो 1 साल के ऊपर ही हो गया ना वो तो। अरे 1 साल के ऊपर ही हो गया ना, तो इसलिए हम उस प्लेस को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, दोनों का नेचर क्या है बोलो? कैपिटल मार्केट। क्या है दोनों? याद रहेगा। जो क्यों? शेयर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, सॉरी शेयर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। पढ़ाया था? शेयर्स नहीं पढ़ाया था? इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था कैपिटल मार्केट के? नहीं पढ़ाया था? अच्छा, मनी मार्केट के पढ़ाया था इंस्ट्रूमेंट। फिर ऐसे बेईमानी क्यों की? तुम्हारे पोर्शन बनाने वाले ने बेईमानी क्यों की बेटा? है कि नहीं? अरे भाई उसने नहीं दिया होगा पोर्शन में इकोनॉमी में, तभी तो नहीं पढ़ाया होगा ना मैम ने। मैम आधा अधूरा काम नहीं करती। हाँ समझा आपको? क्लियर? मैं भी नहीं करता वैसे। डन? ओके क्लियर? समझा क्या? तो व्हाट इज व्हाट विल बी लर्न इन चैप्टर 12? बताओ। एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है? किसका बच्चा है? कैपिटल मार्केट कहाँ आता है? बस सिंपल भाषा में। अब सर क्या 12 चैप्टर में सब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं रहे? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट चलता कैसे है, बनता कैसे है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा है, कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट काम क्या करता है देश के अंदर? आपको मालूम है? देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री, ऑफ एवरी कंट्री। कोई भी देश की आर्थिक व्यवस्था तुम्हें अगर समझा पता करनी हो, अगर नहीं हो कि ये देश गरीब है कि अमीर है, तो उसका सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दिखाता है। पूछो क्यों? देखो बता रहा हूं, सुनो सिंपल भाषा। जिसके शेयर के भाव बढ़ रहे, तो शेयर के भाव स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मार्केट वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ाता है, वो बढ़ाता है कंपनी के ग्रोथ से। अगर कंपनियां ग्रोथ कर रही तो उनका शेयर का भाव मार्केट में बढ़ता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? शेयर का मार्केट भाव दो फैक्टर में चलता है, डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ी रही, सप्लाई कम रहा तो प्राइस बढ़ती। डिमांड ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड कम होने देगा, खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं है, बेचने वाले लोग ज्यादा है। और डिमांड बढ़ी यानी क्या? खरीदने वाले लोग ज्यादा है लेकिन बेचने वाले लोग कम है। डिमांड सप्लाई दो ही फैक्टर है, मार्केट ये दो फैक्टर चलता है बस, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। समझ आ रहा आपको? क्लियर? अब कोई भी शेयर का भाव डिमांड सप्लाई से बढ़ता है, लेकिन डिमांड सप्लाई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो मार्केट वैल्यू निकालती है वो कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी निकालती है और कंपनी की प्रॉपर्टी की बेस निकालती है। सर समझा नहीं? किसको नहीं समझा तो करो बिंदास। ठीक है, देखो बाकी तो समझा क्या? हाँ यानी इन शॉर्ट बाकी समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ देखो इधर समझने वाली बात है, समझ की बात है, समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना। देखो इधर ध्यान दो। अब शशांक ने कंपनी खोली, सपोज मान लो शशांक ने अपने शेयर निकाले, बेचे। अब शेयर निकाले, बेचे, हम सब ने खरीदे। अब हम सबको अगर शशांक की कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है तो हम उसको बेचने के लिए निकालेंगे क्या? क्योंकि वो हमारे लिए सोने की मुर्गी है। क्या है मुर्गी वो? पूछो क्यों? एक शेयर एक शेयर होल्डर को दो तरीके से कमा के देता है, एक तो डिविडेंड के तौर पे और एक तो मार्केट वैल्यू से बेचने पर। समझा क्या? ऐसा समझा क्या? एक शेयर होल्डर इन्वेस्टर के लिए दो तरीके से कमा के देता है। पहला, अगर वो रखता है अपने पास तो कंपनी उसको डिविडेंड देती रहेंगी,
अगर उसने बेचा भी तो उसको मार्केट वैल्यू अच्छा मिला तो उसको बेचना, वहां से भी कमा के रखेगा। अब शशांक की कंपनी कमाएंगी अच्छा तभी तो डिविडेंड देगी, वो क्यों? डिविडेंड किस पे? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी तो देंगी, और प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगी। तभी मेरे शेयर कोई खरीदने वाले 4 रहेंगे, बेचने वाला एक ही रहेगा। तो क्या हुआ? जब खरीदने वाले 4 लोग रहेंगे, बेचने वाला एक ही रहेगा, तो डिमांड क्या हो गई? सप्लाई क्या हो गया? कि डिमांड सप्लाई कौन ऑब्जर्व कर रहा है? कंपनी के ग्रोथ से। कंपनी कमा के देंगी तो सबके लिए सोने की मुर्गी है वो शेयर, लेकिन कंपनी कमा के देंगी ही नहीं तो हम रख के क्या करेंगे? हम लोग निकाल। तो क्या हुआ? लेने वाले कम हो जाएंगे, देने वाले, तो इसका मतलब है सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। तो फिर क्या होगा बताओ? ऐसे शेयर का भाव मार्केट में अपने आप गिर जाता है और शेयर का भाव गिर गया। क्या हुआ? तो यानी इन शॉर्ट कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही इसलिए गिर गया। तो अब देखो मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट दिया जिसके लिए मैं सब डिफेंड कर रहा हूँ। बस सुनो, मैंने बोला every stock exchange market for every country is an economic barometer। देश की आर्थिक व्यवस्था को अगर समझना है तो उसके स्टॉक एक्सचेंज मेजर करो। अगर आज न्यूज में आता है कि आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिरा, तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनियों का वैल्यू गिरा, और कंपनियों का वैल्यू गिरा यानी इसका मतलब है कि हमारा व्यापार सेक्टर गिरा, और व्यापार सेक्टर गिरा तो बिजनेस इज रिलेटेड विद ऑल दोस इंस्टीट्यूशन व्हिच क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेशन। कोई भी कंट्री का बिजनेस तो है जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाता है या तो कम करता है। तो अगर आपको न्यूज में आता है कि आज मार्केट गिरा, इसका मतलब है कि आज हमारी सारी कंपनियां गिर चुकी है, यानी हमारी कंपनियां अर्निंग कम कर रही है। अगर बोलता है आज मार्केट उठा, तो इसका मतलब है कि आज का हमारा देश का जो आर्थिक एक्टिविटी थी वो आज अच्छी हुई, आज देश में पैसा अच्छा आया। और इसलिए सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो आपको सिर्फ मेजर करके देता है कि देश की कंपनियां कमा कितना रही है और लॉस में कितना। अगर वो लॉस में आ रही है तो मार्केट का भाव गिरा देगा वो, और अगर कमा रही है तो सबको डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड मिलेगा तो वो स्टॉक का भाव बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उठ गया, आज उठाए। क्या बोलेंगे? आज हम उठाए। इसलिए कोई भी देश की आर्थिक व्यवस्था को समझना है, उसके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट समझ लो। जो क्यों? तुम्हारे दुकान से, हमारे दुकान से एक भी नहीं लगती गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका आता है? कंपनी से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। हमारे जितना हम इनकम टैक्स भरते ना, उससे हमारे आधा रास्ता ना बने, आधा हमारे गली का 2 फीट का रास्ता ना बने। समझा आपको क्लियर? तो मेन जो है मेन इनकम कहाँ से आती? कंपनी के पास, कंपनियों से, गवर्नमेंट के पास, कंपनी से। और वो मेजर करने वाला कौन सा मार्केट? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। याद रहेगा अभी। अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो बताए, तो आपको इस चैप्टर के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपको दिया गया है वो स्टॉक एक्सचेंज का पूरा चिट्ठा, और फिर इसके अंदर सेबी के बारे में दिया हुआ है कि सेबी के पास पावर क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, और सेबी काम क्या करती है, सेबी बनाया किसने। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पढ़ाया ना आपको मैंने सेबी। सेबी का काम क्या है भाई? कोई शेयर्स के अंदर कोई फ्रॉड ना हो, चाहे प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी, उसको मेक श्योर करना वो सेबी का काम है। और ये सेबी कौन एस्टेब्लिश करता है? गवर्नमेंट। अरे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एमसी करती है ना, एमसीए, एमसी के अंडर में आती है ना, वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई ना सेबी, और वो कभी भी किसके पास भी रेट लगाती है, किसके पास भी। अगर सपोज केतन जो है वो स्टॉक ट्रेडर है, कौन है? इन्वेस्टर। सेबी देखेंगे ये तो कमा ही रहा है, कमा ही रहा है, कमा ही रहा है। अरे एक भी शेयर लॉस में नहीं बेच रहा है, तो ये वो जो शेयर हाथ खरीद रहा, वो शेयर वो खरीद रहा जो उसके भाव बढ़ने वाले, और बढ़ रहे सही में। तो मांझला क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते इसको? इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वाला है, फिर इसके पीछे लग जाएंगी सेबी, चुपचाप लगेंगी एकदम उपड़ी में। हाँ, और फिर देखा अंदर कुछ घपला है, फिर इसका धर दबोचेंगी, बोलेंगी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा बेटा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है बताया आपको? बताओ। हाँ,
इसने कंपनी में अपने आदमी लगाए हुए हायर पोजीशन पे, जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं, और वो उनको बोल रहे हैं अरे हमारी कंपनी यहाँ भी लॉस में मिले, जल्दी भेज तो भेज देता वो। अरे हाँ कंपनी कमाई है, शेयर का भाव बढ़ने वाला है, खरीद ले, तो खरीद लेता है। उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो अंदर का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे तो अच्छा आता है। तो अगर किसी शेयरहोल्डर को पता है कि अंदर कुछ चल रहा, मांझड़ा इसका आदमी इधर ही है, हमारा अंदर ही आदमी है, ये बताएगा खुद ही, तो वो सेबी उसका धर दबोचेगी और बोलेंगी क्यों रे, फेयर खेल, फेयर क्या खेल, हाँ ऐसे घपले वाले काम मत कर, और इसको सील कर देगी। आपने वो मूवी देखी होगी ना तुमने, बाजार, सैफ अली खान की, थोड़ी वल्गर मूवी है, लेकिन स्टॉक मार्केट कैसे चलता है वो दिक्कत है थोड़ी, वो मतलब अच्छी मूवी नहीं है दिखाने वाली, लाइक बाजार, लेकिन सैफ अली खान का वहां पे रोल अच्छा है। ओके क्लियर? कौन बोला दिखाओ? पापा से परमिशन लेके आओ बेटा पहले, हाँ बोलना है ना, चलो ओके क्लियर, समझा पक्का? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है समझ में आया? हाँ अब हमारा दूसरा टारगेट है, अब 12 चैप्टर में आपको घुमा के आया, कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है समझ गया? हाँ अब सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं अपने पेपर पैटर्न पे। अब आपको 2 घंटा 40 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कुल मिलाकर? तो आपको कुल मिलाकर मैं बात करूं अगर, तो आपको कुल मिलाकर पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 8। कितने करने? 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 घंटा 40 मिनट। अब 2 घंटे 40 मिनट में पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा, अब वो आपको समझना पड़ेगा। चलो मेरे साथ यहाँ पे समझेंगे बच्चा लोग, प्लीज पे अटेंशन यार। हाँ सबसे पहले आता है आपको ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1 आता है ऑब्जेक्टिव। क्या आता है? अब क्या आता है पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में अंतर क्या रखा बच्चों, सुन लो ध्यान दो। पुराने पैटर्न में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव 4 टाइप के आते थे, 4 टाइप के पेपर में क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव हमको पोर्शन में आते थे। एक एमसीक्यू था, एक फिल इन द ब्लैंक्स था, एक ट्रू एंड फॉल्स होगा और एक 1 वर्ड होगा, ऐसे 4 दिए थे हमको। और चारों फॉर्मेट के ऑब्जेक्टिव हमको चारों आते थे कंपलसरी। अब तुमको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी आई 10 प्रकार के ऑब्जेक्टिव दे दिए, और वो बोलते कि हम 10 प्रकार में से कोई भी 4 प्रकार की कोई भी हम ऑब्जेक्टिव दे सकते तुम। कोई भी 4, और एक टाइप का ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न आएगा फॉर्मेट वो आएगा 5 मार्क का, और उसमें 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी 1 मार्क 1 ऑब्जेक्टिव। ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव अलग अलग फॉर्मेट के 5-5 आएंगे, 20 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का भी इतना घातक दे दिया, पूछ कैसे? पहले क्या होता था, 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव आते थे 5-5 मार्क के, वो पूरे आते थे। अब क्या कर दिया उन्होंने, अब बोला हम 10 प्रकार के तुमको ऑब्जेक्टिव पोर्शन में देंगे, उसमें से पेपर में हम 4 ही पूछेंगे। वो कौन से पूछेंगे? हमारी इच्छा, जो हमारी इच्छा होंगी हम वो पूछेंगे। मजाक करके बैठे नहीं, आजकल हमारे फीलिंग का खेल रहे नहीं है ना बच्चों। यानी सीधे सीधे बोलो ना, ये 20 मार्क भी तुमको हमसे छीननी है, देगी नहीं? बताओ भाई, खुला बोलो, हम नहीं लेंगे तुम्हें 20 मार्क, जान दो, हम दूसरे से मिलेंगे। लेकिन ऐसा तो मत करो कि 10-10 टाइप के ऑब्जेक्टिव हम पहले पढ़ाई करें बैठ के, फिर हमको 4 ही आएंगे, कितना कंटा रहेगा रे, देगी नहीं है ना? तो बेटा नालायक को सुन लो सभी लोग, ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आप एक कंसेप्ट कह रहे ना तो अपने आप बन जाते। हाँ रट्टा मारने वालों के लिए घातक है अपने आप क्वेश्चन, लेकिन समझने वाले बच्चे उनके लिए कभी ये घातक नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया, उल्टा परफेक्ट कंपटीशन। क्या होता है इसको? असली कंपटीशन मालूम पड़ती ना फिर। समझ गया आपको? समझा क्या? बावजूद इसके अगर पिछले साल हमारे पास 80 बच्चे होंगे, कितने 80 तो 70 यहाँ, तो 51 बच्चों ने 90 अबाव एसपी में लाया है।
बजाओ तालियां भाई, मेरे लिए मत बजाओ, उनके लिए बजाओ। हाँ मुलानी, तू कंजूसी कर रही है ताली बजाने में, बजा। हाँ चलो ओके बस। अगले साल तुम्हारे लिए भी बजवाऊंगा अगर 90 प्लस लाऊंगे तो। चलो हाँ देख लेते हैं पेपर पैटर्न। फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। 4 पूछे जाएंगे 10 में से, 10 ऑप्शन है। देखो पहला ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। क्या हुआ होगा, पहला फॉर्मेट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। सिंपल भाषा में तो यानी क्या होगा, सुनो बता रहा हूं, सुन लो, ध्यान दो। देखो इधर देखो बेटा, पहला फॉर्मेट रहेगा जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी। उसमें से एक जय माता दी मारने का है ना। हाँ बोल रहे हो, अबे समझ के करना। हाँ हाँ सुनो इधर देखो भाई, मजाक मस्ती नहीं, अभी सीरियस देखो इधर। तो पहला फॉर्मेट आएगा आपको, पहला फॉर्मेट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। उसको नाम दिया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अब ये 5 आएंगे, 5 कितने आएंगे टोटल, 5 आएंगे। तो 5 मार्क्स आपको उसमें आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेगा। ऐसे 5 रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, कितने रहेंगे 5। दूसरा रहेगा मैच द पेयर। अब मैच द पेयर आपको रहेंगे, वो मिलाना पड़ता ना, बचपन में मिलाए थे अपन ने, है ना। 11 तक तो मिलाई थी, 12th में भी वही काम करना है। तो दूसरा फॉर्मेट पूछ सकता है यहाँ तो मैच द पेयर। अब मैच द पेयर में क्या आएगा, 5 ऑप्शन आएगा ए बी सी डी 1 2 3 4, वहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्योंकि 5 से ऊपर जाता है वो जानबूझ के। फिर उसमें से राइट आंसर, राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन के सामने राइट आंसर लिखना पड़ता है। राइट करो ऐसे डैश करके, दिखाया होगा तुमको 10वीं वाले टीचर ने, है ना। मैं भी दिखा दूंगा टेंशन में, तो एक आधी बार टाइम ला तो ओके क्लियर। तो दूसरा फॉर्मेट है मैच द पेयर का। अब ऐसे ये भी 5 मार्क का रहेगा, तो 5 आएंगे मैच द पेयर, मैच कर देना पेयर। इसका मैच पेयर किससे करेगा देख लेना, ठीक है क्लियर, समझा। जोड़ियां मिलाओ, है ना। फिर नेक्स्ट है ये वाला घातक है, भगवान से प्रेरणा आइच नहीं, जो क्यों, ये गिव 1 वर्ड 1 सेंटेंस और 1 टर्म 1 फ्रेज। हाँ तो इसमें ये क्या होता है, आपको इसे घुमाई भी लेंगे रंगी, उसको बोलेंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस या 1 फ्रेज में उसका आंसर दो। जैसे एग्जांपल दूं, देखो सुनो, द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, तो ये शेयर होल्डर लिखना पड़ता है ना, आपको क्लियर। हाँ और दूसरा क्वेश्चन पूछूं, द कंपनी मेक द रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। क्या बोलोगे आप, तो ऐसे आपको ये 1 वर्ड 1 फ्रेज 1 स्टेटमेंट, आपको जो पूछा गया वो आपको बनानी पड़ेगी। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में, यानी सिंपल भाषा बोलूँ तो आपको फ्रेज टर्म या 1 वर्ड आपको उसका लिखना पड़ेगा, यानी आपको घुमाई हुई लैंग्वेज रहेंगी, उसका कंक्लूजन आपको देना है। समझना आपको क्लियर। तो ऐसे 5 ये भी आएंगे आपको। फिर चौथे टाइप का दिया है ट्रू और फॉल्स, सबसे अच्छा। पूछो क्यों, ये तो इशारों में पूछते थे अपन, ऐसे करते थे। देखो पेपर में बैठने के पहले ही पूछते थे हम, ओए ट्रू और फॉल्स बता देना, हाँ ऐसे इशारों से। फिर हम बोलते थे ट्रू, यहाँ कभी कभी ऐसा और ऐसा भी करते नहीं, भाई ट्रू है तो ऐसा और फॉल्स है तो, है ना। अरे बहुत किया हटकंडे हमने भी, बचपन हमने भी जिया है बेटा, डायरेक्ट तो बड़े हुए। ओके ए बच्चा लोग समझ में आया क्या। तो 5 आपको आवाज नहीं करने का, देखो 5 आपको ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, आए तो तुम्हारी किस्मत। देखो बता रहा मैं आपको, हम लोग ये भी इशारों से पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं पूछ सकते। नहीं बेटा मैं आपको बता रहा, जनरल टेंडेंसी है ना।
हाँ नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर इसका कोई हथकंडा है तो बताओ, वन वर्ड का बताओ कैसे होते। अबे आंसर शीट इतनी चल रही है तेरी। हाँ देख भाई, ये बोलता वॉशरूम, लक्ष्य मैं आपको बता दूं, वॉशरूम हम इन चिल्लर काम के लिए नहीं जाते, हम वॉशरूम जाते बड़े काम के लिए। भाई वॉशरूम कब जाना है? जब 4 मार्क का 5 मार्क का एक आंसर आया, लॉन्ग आंसर आया, वो नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं आ रहे, चलो कोई ना कोई मिल जाएगा वहां पे। ये चिल्लर काम के लिए तो मैं उठूंगा भी नहीं यार। ठीक है मैडम, गेट लगा के जाना, समझा? समझा आपको? हाँ आगे आगे चलो, मजा सॉरी। फिर आता है फाइंड ऑड वन, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑड मैन आउट, एक सिलेक्ट का होता है अपना, है ना, तो वो उसको निकालना पड़ता है अपने को अलग से। एग्जाम्पल देखो बता रहा हूँ आपको, देखो देखो बता रहा हूँ, बॉन्ड डिबेंचर डिपॉजिट शेयर। शेयर पूछो क्यों? क्योंकि 3 इंस्ट्रूमेंट है बोरोड कैपिटल के और एक इंस्ट्रूमेंट है ओन कैपिटल का, तो वो जो अलग वाला एकदम ऑड मैन आउट, उसको अलग करना है। क्या करना है? तो वो आपने कराया होगा 10 तक के टीचर ने, है ना, तो आपको एक ऑप्शन ऑड मैन आउट का भी होता है, तो ये भी आपको 5 मार्क का आ सकता है। अब सर इतने क्वेश्चन में 5-5 मार्क के बोल रहे हो, टोटल 20 मार्क मिलेंगे पहले क्वेश्चन पे। इन 10 में से कोई भी 4 आएंगे, क्या आएगा? हाँ, यानी 5-5 मार्क के 4 ही देगा वो। अब वो कौन से देगा पता नहीं, कौन से वाले फॉर्मेट देगा पता, उसने दिए 10 फॉर्मेट, कितने दिए? अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए 10 फॉर्मेट में, उसमें देगा वो 4 ही। आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड, क्या बात है। फिर आता है कंप्लीट सेंटेंस। अब क्या होगा, आपको एक आधा सेंटेंस देगा, वो कंप्लीट करो बोलेगा। एग्जाम्पल दूं, शेयर होल्डर इज अ डैश, शेयर होल्डर इज अ, बस क्या है कंपनी का, ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी आपको लिखना पड़ेगा, यानी आधा सेंटेंस वो बना के देगा, आधा तुमको भरना पड़ेगा। समझा आपको? क्लियर? अ पर्सन हु इन्वेस्ट borrowed capital in the company is known as creditor of the company लिखना पड़ेगा। यानी आधा आपको सेंटेंस देगा वो, आधा तुमको भर के पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसको नाम दिया है कंप्लीट द सेंटेंस। ये भी आपको 5 आ सकते हैं, तुम्हारी किस्मत रही तो। ये वाला भी डिफिकल्ट है, नहीं चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट। अब आपको बहुत सारे 3-4 ब्रैकेट्स देगा, मतलब ऑप्शन ऐसे डब्बे वाले, उसमें एक सिलेक्ट करना है आपको बस। नहीं पता? समझा? एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल ए बेमानी नहीं करना है, देखो इधर जो ऑड में आउट है ना, वैसे बस उनको ब्रैकेट लगा देगा ऐसा, डब्बे डब्बे, मतलब नाम उसको टिक करना है बस तुमको। समझा आपको? क्लियर? तो वो सिलेक्ट करना पड़ता है उसको। फिर उसके बाद आगे दिया है ट्रू, हो गया ना भाई, हाँ ये 5 मार्क का हो सकता है। फिर आंसर इन 1 सेंटेंस, ये भी नहीं आया भगवान करके, पूछो क्यों? तुम गलत लिख के आते हो नालायक हो। 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस, पता है क्या होता है? यानी आपको एक आधा स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल दिया रहेगा शेयर होल्डर, तो कौन है? अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। ये आ गया 1 सेंटेंस। आपको लिखना व्हाट इज ओन कैपिटल, तो लिखना होगा अ कैपिटल विच इज नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इट मस्ट बी रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज ओन कैपिटल। तो ऐसे आपको 2-2, 3-3 लाइन में 1 सेंटेंस लिखना है। ये बोलने का 1 होता है कि 3 लाइन 4 लाइन चले ही जाता है और मिलता है 1 मार्क। कितनी मार्क होती है? तो एक क्वेश्चन को 1 मार्क, ऐसे 5 आपको आंसर इन 1 सेंटेंस की आ सकते हैं। समझा? क्लियर? इसके बाद ऑप्शन है आपको करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट। ये करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स यानी फालतू देते हैं, तुम पता पूछो क्यों? ये और ये मेरे को सिमिलर ही दिखते, सेम है, सेम लगभग, कोई अंतर नहीं है। जबरदस्ती का बस ऑप्शन कैसे बढ़ाना तुम्हारा को, ये बच्चे को घायल कैसे करना, वो सीखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। अरे भाई इतने ऑप्शन दोगे और आएंगे 4 ही, तो बच्चा पहले ही देख के जो ऑब्जेक्टिव के भरोसे जी रहा था, जीते भला बच्चे, तुमको पता नहीं।
है कि नहीं? चालू किया ना, चालू है यार, तो बैठा हुआ है जो बेचारा एमसीक्यू के भरोसे जो बैठा होगा वो तो गया बेचारा। कर दी छोटी बात, नालायक हो, पासिंग पूछ रहे हो, 90 अबव पर्सन लाते बच्चे। बेटा तुम्हारे से तो मेरा सपना है कि तुम महाराष्ट्र टॉपर बनो। हितेन सॉरी हिमेश सॉरी हेमंत तेरे से नहीं है, टेंशन मत, बाकी लोगों से। हाँ अरे बोल रहा ना सपना के सपने रहेगा, मैं क्या बोलूँ, कमला कर से। चलो ओके, एंड लास्ट वन इज अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सीरियल नंबर वाइज होता है अरेंज करना पड़ता है प्रॉपर। जैसे एग्जाम्पल दूँ, देखो सुनो, अब जैसे एक आदि आपको प्रोसीजर दे देगा वो, तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है और फोर्थ कौन सी है, वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। आपको सुना गया, ऐसे आपको 4 अरेंज प्रॉपर करना पड़ेगा, वन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जैसे 5 आपको ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं अरेंज करने के लिए। एक मिनट ध्यान दो, अब ऐसे 10 मार्क वाले क्वेश्चन है। अब सर ये 5-5 मार्क लिखे तो लिए, 5 ये 10 क्वेश्चन दिया आपने, तो ये तो 50 मार्क हो गए। क्या हो गए? यानी क्या सर हमको 50 मार्क एमसीक्यू मिलने? नहीं बेटा, ये इन 10 टाइप में से आएंगे 4 ही। कितने आएंगे? 4। तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रे करूंगा, पहला तो ये आ जाए, दूसरा मैजिक पे भी आता है, चलो, तीसरा ट्रू और फॉल्स आए, चौथा ऑड में ना 1 ऑड भी चलेगा, 5वां आप ये भी चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। चलो ये भी आ जाए, बस बस बस। 1 वर्ड नहीं आए, पूछो क्यों? क्योंकि 1 वर्ड में ना फालतू के मार्क काटता वो। देखो बता रहा हूं आपको, आंसर इन 1 सेंटेंस सॉरी। अब आंसर इन 1 सेंटेंस में क्या होता है, हम लिखते अच्छा है, लेकिन पेपर वाले की इच्छा नहीं हुई, भाई नहीं मेरे को अच्छा लग रहा, नहीं तो काट देता, आधी मार्क देता कभी कभी, तो फुकट के मार्क जाते ना वहाँ पे। अरे उनको क्या पता हम इतनी मेहनत से तुम्हारे टॉपर बना रहे और हमारे टॉपर बिगाड़ रहे हो। वैसे टॉपर बोले तो स्कॉलर बच्चे भाई, अबाउ 99 900, हाँ 99 वाला तो आया हुआ है भैया, मेरा फर्स्ट ईयर से आया हुआ है। जब फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ा था ना आपको, तो फर्स्ट ईयर से ही है। देखो एसपी में अकाउंट से ज्यादा मार्क्स मेरे बच्चों को एसपी मिलती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नाम अकाउंट्स में ज्यादा है, एसपी में नाम करती नहीं तुम लोग, समझ में नहीं आता कि एसपी मेरा है ना। चलो तो ऐसे ही 20 मार्क रेडी हुए, कितने हुए बच्चे लोग? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, सुनो एक मिनट ध्यान दो, एक बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया रहेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म या कंसेप्ट। सुनो ए बच्चा लोग, यहां पे तुमको ये जो आता है कुल मिलाकर, सुनो अब आपको पता है ना, आपको कुल मिला के पेपर कितने मार्क का आएगा? 116 मार्क का। आपको लिखना कितना है? 80 मार्क का। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में सब डिस्कस कर चुका हूं, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये टोटल 8 मार्क का आएगा और इसमें पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, लेकिन आपको ऑप्शन मिला के 6 आएंगे। अब बताओ 2 × 6 कितने? 12, यानी 116 में से बात करो तो 12 मार्क का आएगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है 8 मार्क का ईच। कैसे? एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी 6 आपको ऑप्शन रहेंगे, 4 आपको सॉल्व करने हैं और 2 मार्क एक पे। अब ये क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी क्या, आपको एक नाम टाइटल जाएगा, उसको आपको आधे पेज या पौन पेज में एक्सप्लेन करना है, तो जब जाके 2 मार्क मिलते हैं। इकोनॉमिक में होगा आपको। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दिया ऑथराइज कैपिटल, चलो बताओ क्या होता? द कैपिटल
the maximum amount of capital which is mentioned in the memorandum, capital clause of the memorandum while company forming its memorandum, है ना, which can be raised by the issue of share during the lifetime of the company is known as authorized share capital. जितना मैंने आपको भाषण दिया ना उतने में आधा पेज भर जाता. हाँ, अब यू हैव ऑप्शन आइदर पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो, तुम्हारे टाइम के हिसाब चलाना. डन. तो क्या हुआ ये 3/4 पेज एंड हाफ पेज एटलीस्ट 2 मार्क के लिए आपको बनना है, क्योंकि ईच क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आएगा. और ऐसे आपको कितने 4 सॉल्व करने हैं, लेकिन आएंगे इतने ऑप्शन मिला कि 8 सॉरी 6, तो 6 2 12, तो 12 मार्क का ऑप्शन मिला के आएगा और 8 मार्क का आपको कंपलसरी सॉल्व करना है. कोई आया है? हाँ अर्पित बोलिए बेटा. क्या करता, चलो ओके. हाँ आगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या रहेगा समझा? हाँ, यानी आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसको एक्सप्लेन करना है. कितने पेज का? या तो हाफ पेज या तो 3/4 पेज, यानी पौन पेज बोलते उसको. हाँ, एक एक करके ऐसे 4 करने हैं सॉल्व, और गिवन कितने के ऑप्शन लगे 6. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड वाला फॉर्मेट अलग ही है, नया रूट चाहिए. ये इनोवेटिव फॉर्मेट डाला उन्होंने. ये रट्टा मारने वालों को कभी नहीं आएगा, कभी नहीं. केस स्टडी बोलते इसको हम. क्या बोलते हैं? अब इसके ऊपर आज मैं आपको अपना प्रवचन देके बंद करूंगा, अपना सत्संग. ध्यान दो, ये लास्ट है, सुनो. और अगर नहीं समझा तो कल आते थे पूछूंगा मैं. सुनो, ये कंसेप्ट आपके लिए नया है बेटा. क्या हुआ मिला नहीं? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? हाँ, मेरे को मालूम है ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन जरूरी है भैया. देखो, एक स्कॉलर बच्चा यहीं से अपनी प्लानिंग करता है, और किसी महापुरुष ने कहा है, बोलो क्या महापुरुष ने कहा है? अ वेल प्लान इज अ हाफ डन. अ वेल प्लान इज अ हाफ डन. एक अच्छा प्लान ही हमारा आधा काम खत्म कर लेता है. हेनरी फ्योल ने बोल, किसने बोला? कौन है हेनरी फ्योल? हाँ, मैंने पढ़ाऊंगा. ठीक है बेटा, समझा? तो उसने बोला है अ वेल प्लान इज हाफ डन. और आज मैं आपको आपके पेपर की प्लानिंग करवा रहा हूँ, एग्जाम सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले ही, ताकि कौन सा क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का आएगा, या कौन से लेसन में से कौन से टाइप वाला क्वेश्चन आ सकता है, मैं अभी आपको ये बता के आगे बताते जाऊंगा कि ये 4 मार्क का सकता है, ये लॉन्ग आंसर डालना, ये डिस्टिंक्शन आएगा इसका. समझा आपको? क्लियर? हाँ. अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है केस स्टडी. क्या बोलते उसको? क्या होगा? सुनो, ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन रट्टा मारने वालों को आएगा ही नहीं. इसके लिए कंसेप्ट क्लियर चाहिए. क्या चाहिए बाबू? कंसेप्ट क्लियर. हाँ सुनो इधर, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों. हाँ देखो इधर, सुनो. ए बेटा देख, इसमें क्या रहेगा? सुनो, इसमें आपको एक स्टोरी दी रहेगी, शॉर्ट स्टोरी. हाँ, किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी नहीं. तुम्हारी कहानी ना मेरी कहानी कंपनी की रहेंगी. क्या पढ़ रहे हो? एसपी पढ़ रहे हो भैया? क्या पढ़ रहे हो? तो आपको कंपनी का एक शॉर्ट स्टोरी दी रहेंगी. सुनो, उस शॉर्ट स्टोरी के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसको बोलते हैं केस स्टडी. क्या बोलते हैं इसको? वो केस स्टडी के ऊपर 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और वो तीनों के क्वेश्चन के आपको लॉफुली आंसर देना है. लॉफुली. अगर आपने उस आंसर में कोई भी लॉ की एक भी प्रोविजन तोड़ दी, तो आपका वो आंसर वॉइड, मतलब गलत करके आपके मार्क्स काटेंगे. एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेगी. जैसे 3 क्वेश्चन को 3 आंसर देने के बाद 3 मार्क्स मिलेगी, ऐसे एक क्वेश्चन के ऊपर 3 मार्क का रहेगा. और ऐसे करके आपको टोटल 2 सॉल्व करना है कंपलसरी, लेकिन आपको गिवन रहेंगे 3 नहीं. एक लाइन 2 लाइन, वो डिपेंड करता है. लॉ है ना, लॉ में कभी भी लेंथ मैटर नहीं करती है. यहाँ पे मेन स्टेटमेंट मैटर करती है कि आप देना क्या चाह रहे हो. अब इसको दिखाऊं मैं आपको झलक. मैंने आपकी नोट्स में दिया हुआ है केस स्टडी, लेकिन यही नहीं आएंगी. पूछो क्यों? ये सब रेफरेंस करना है ना.
वो कुछ भी पूछ सकता है बेटा। अरे वो तो कुछ भी पूछेगा ना, केस स्टडी में तो कोई भी पिक्चर बनाएगा अपनी वो पेपर वाला। ए बस करता हूँ, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ यार, मैं तो पढ़ के आ गया हूँ, तुमको पढ़ा रहा ना, शांत बैठो। देखो इधर सुनो, देखो आपको केस स्टडी देखना है ना तो ऐसे दिया जाएगा, मैं आपको एक पिक्चर समझा दूंगा, आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। हम बैठे ए देखो इधर, फिलहाल इजी तो इजी वाला। हाँ देखो इधर, ये बच्चा लोग सुनो, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा इतना, द बैलेंस शीट ऑफ डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 1819 रिवील्स द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख, है ना, 25 लाख एंड रिटेन अर्निंग रुपीज 50 लाख। क्या बात है, 50 लाख रुपए जमा कराया पड़ा है पैसा, और 25 लाख रुपए कैपिटल में एंगेज, तो डबल का हो गई। इतना रिटेन क्या करेगा वो? अरे रिटेन को जमा किया, अरे हर साल जो प्रॉफिट हो जा रहा थोड़ा तो जमा करते 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 50 लाख जमा पड़े, और ये अनयूज है। क्या है ये? पूछो क्यों? रिटेन अर्निंग का पैसा हम यूज नहीं कर सकते ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये हो गई पिक्चर इतनी, यानी आपको स्टोरी है, एक डॉलर कंपनी की बैलेंस शीट 25 लाख रुपए कैपिटल दिखा रही है, एंगेजमेंट यानी जो बिजनेस कर रही है जिससे, और 50 लाख रुपए रिटेन दिखा रही है। अब इस स्टोरी के ऊपर वो 3 क्वेश्चन पूछेगा, देखो कैसे। इज द कंपनी अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल? क्या कंपनी को ये रिटेन अर्निंग कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहिए? हाँ क्यों? पूछो क्यों? अरे बहुत ज्यादा, ये देखो ये ऐसा हो गया, तिजोरी में पैसा रखे, तिजोरी में बढ़ने से पैसे बढ़ता क्या? तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा बढ़ता क्या? पैसा पैसे को बढ़ा था कब? जब एंगेजमेंट हो गया उसकी, यानी जब लगा दे धंधे में। अब धंधे में लगाए 25 लाख रुपए, धंधे में लगाए और जमा पड़े 50 लाख। अब तिजोरी में क्या करेंगे? लगाओ ना, है कि नहीं? तो रिटेन अर्निंग ऐसे ही लॉफुली हम लगा सकते नहीं है। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ बोलिए यश, बेटा बोलना। हाँ तो देखो बच्चा लोग सुनो, तो कंपनी, यहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या कंपनी को ये पैसा बिजनेस में लगाना चाहिए? आप होते तो मैं यस, इसका आंसर नो को लिख के ना, तो वो थोड़ा उसको एसपी नहीं आता था। पूछो क्यों? अरे भाई कोई भी ऐसा बिजनेस बोलो, सोल ट्रेडिंग बोलो या कंपनी बोलो, तुम खुद सोचो 50 लाख तिजोरी में रखोगे और 25 लाख का धंधा करोगे, ये लोग बोलेंगे थोड़ा सही है ना सब, ये तो कंपनी है, मैं छोटी दुकान में ऐसा ना करूँ, ये तो कंपनी कैसे करेगी भाई? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कंपनी को इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहिए, तो हम बोलेंगे यस। देखो लिखा हुआ है यस, ये आंसर है। हाँ जो मैंने आपको बना के दिया है, वहां पे ये आंसर याद नहीं आते, जो आया लगा तुमको सही वो लिख के आना अपनी लैंग्वेज में, कोई रट्टा मारना नहीं है, बिंदास लिख के आओ तुमको जो सही लगा, लेकिन लॉ की प्रोविजन नहीं तोड़ना बस। एसपी देखो, since the company has sufficient amount of capital, equity share capital 25 lakh and return earning 50 lakh, it can be called as a financially sound। ये कंपनी को हम फाइनेंशियल साउंड कंपनी बोल सकते हैं। मुझे क्यों? जमा भी पैसा बहुत पड़ा है और धंधे में लगा हुआ भी अच्छा है, तो हम लिखेंगे यस। अब लिखा हुआ है कैन द रिटेन अर्निंग बी कन्वर्ट इनटू कैपिटल? क्या हम इस रिटेन अर्निंग को, ये जमा किया 50 लाख रुपए को, धंधे में लगाना चाहेंगे? तो हम बोलेंगे यस। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। याद करो, बोनस शेयर एक टेक्निक है। कैसे? रिटेन अर्निंग को पैसा निकाल के कैपिटल शेयर कैपिटल डालना, क्योंकि कंपनी शेयर कैपिटल रूल है, 1 रुपया कम जाएगा ना 1 रुपया ज्यादा,
तो शेयर कैपिटल में हम रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल के हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर को शेयर देते हैं और उनके ब्याज में रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल के हम शेयर कैपिटल डाल देते हैं। इससे क्या होगा, रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी और बोनस में कॉम्प्लीमेंट्री में शेयर मिल गया उनको, फुल्ली पेड अप शेयर। और दूसरा हमारा जो जमा किया हुआ पैसा था वो एंगेज भी हो गया। समझा आपको क्लियर? बोनस शेयर तो आने वाला था, हमको पहले से ही अच्छा था। अब आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन अर्निंग इज, कौन सा सोर्स है ये? इंटरनल ओन कैपिटल को तो इंटरनल सोर्स, और ओन कैपिटल के दो सोर्स है, रिटेन अर्निंग और शेयर। याद करो शेयर कैपिटल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सब कुछ, वो लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग इज सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस। ये पैसा बाहर से आता गया, ये हमारा ही पैसा जमा किया हम यूज करेंगे अभी। इंटरनल सोर्स मींस कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो पैसा घर से निकल रहा है। हाँ, क्योंकि बोनस शेयर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर। एक बार आपको बोनस शेयर मिल गया तो आपके पास वही पावर मिलेंगे उस शेयर पे जो आपके पास पहले शेयर्स पे थे। लेकिन बोनस शेयर किसको मिलता है? ओनली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद रखना, शेयर होल्डर दो होते ना, प्रेफरेंस और इक्विटी। इक्विटी को मिलता है क्योंकि रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। वो तो सब नाम का ओनर है, पहले मैं करता। अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या मिलता? पहले में किसमें? डिविडेंड बांटने की बारी तो पहले खड़ा रहता, अपने को चाहिए, और वापस कैपिटल मिलने की बारी तो बोलता पहले मेरे को दो। जो पहले में किरकिरी करता ना, वो कंपनी बोलती है तू नाम का माल लगे, कौन है असली मालक? कौन? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से ऐसे 3 क्वेश्चंस के आपको अपने खुद के आंसर बनाने हैं। तो सर आप नहीं दोगे, मैं तो तुमको 1000 दे दूं, लेकिन उसमें से तो ना आएगा पूछो क्या, क्योंकि ये पिक्चर कौन सी बना रहा है मुझे क्या पता। अब हो सकता है यहाँ पे ये कर दे 2 लाख रुपए, क्या कर दे? हाँ, और कैपिटल कर दे शेयर कैपिटल 25 लाख रुपए। अब यही क्वेश्चन जो बनेंगे सब में नो आएगा, नो। वो गाना है ना, पूछो क्यों? अरे 2 लाख रुपए रिटेन अर्निंग है। अब इसमें बोलती इज द कंपनी अर्निंग बी कन्वर्ट टू कैपिटल? नो, कंपनी हैज नो, कंपनी क्या लिखेंगे? हैज नो सफिशिएंट रिटेन अर्निंग, so it is not eligible, it is not a sound company, financially sound company। sound बोलते ऐसे नहीं, financially sound। ना ऐसा समझ में आ रहा क्या? फिर आगे पूछेंगी कैन द रिटेन अर्निंग बी कन्वर्टेड टू कैपिटल? नो। लिख लो फिर नो क्यों? कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है ही नहीं, कहां से बोनस शेयर निकालेंगी? अरे जमा तो दो, सही कि नहीं? फिर आगे पूछेंगी व्हाट टाइप ऑफ, हाँ ये सेम आएगा। तो ये रिटेन अर्निंग कौन सा टाइप है? इंटरनल, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा वो। तो ऐसे देखकर समझ के केस स्टडी सॉल्व करनी है, तब जाके तीनों के आंसर दोगे तो एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं? और ये जो क्वेश्चन आएगा ये पूरा मन से आएगा, और ये उन्हीं को आएगा जो रट्टा नहीं मारते, समझ के करते हैं। ओके डन, बाकी देखते हैं। नाइस डे, टेक केयर, टाटा बाय बाय।